देखना, मैं तो अपने अजय के लिए चांद जैसी सुंदर गोरी लड़की लेकर आऊंगी। सुमित्रा बहन, गोरी बहू के चक्कर में कोई उल्टी सीधी लड़की मत ले आना। ये है सुमित्रा, जो गांव की महिलाओं के साथ अपने घर में गपशप कर रही थी। सारी महिलाएं वहां से चली जाती है। तभी सुमित्रा का पति मनोज घर आ जाता है। सुमित्रा, शामू भाई का फोन आया था। वो आज शाम को लड़की वालों को लेकर हमारे घर आ रहे हैं। अच्छा। तभी वहां सुमित्रा का बेटा अजय और उसकी दो बेटियां अंकिता और साक्षी, ये तीनों आते हैं। सुमित्रा अपने इस परिवार के साथ पालपुर गांव में अपने बड़े से घर में रहती है। सुमित्रा और उसके परिवार वाले बड़े ही संस्कारी और रीति रिवाजों का पालन करने वाले लोग हैं। माँ, आप क्यों इतनी जल्दी मेरी शादी करवाना चाहते हैं? शादी जवानी में नहीं करेगा तो क्या बुढ़ापे में करेगा तू? तभी अजय अपने काम पर चला जाता है। अजय उसी गांव के एक कारखाने में काम करता है। सुमित्रा अजय के लिए एक गोरी सुंदर शहर में रहने वाली लड़की देख रही थी। शाम का समय शामू सुमित्रा के घर लड़की के माता पिता को लेकर आता है। जब सुमित्रा लड़की का फोटो देखती है तो लड़की का रंग काला सांवला था। माफ करना बहन, पर ये रिश्ता नहीं हो सकता। मुझे आपकी बेटी पसंद नहीं है। ये सुनकर लड़की वाले वहां से चले जाते हैं। मैंने आपको पहले ही कहा था शामू भाई कि मुझे एक गोरी सुंदर बहू चाहिए, गोरी। शामू वहां से चले जाता है। गोरी और शहर की निवासी लड़की के चक्कर में सुमित्रा अब तक कई सारे रिश्तों को मना कर चुकी थी। कुछ दिन बाद सुमित्रा की सहेली अजय के लिए शहर में रहने वाली एक दिशा नाम की गोरी सुंदर लड़की का रिश्ता लेकर आती है। दिशा का फोटो देखते ही सुमित्रा उसे पसंद कर लेती है। मुझे दिशा बहुत पसंद है। दिशा ही मेरे घर की बहू बनेगी। फिर क्या था, दिशा के माता पिता को भी अजय पसंद आ जाता है और कुछ ही दिनों बाद दिशा अजय की शादी हो जाती है। शादी की पहली रात। देखो देखो, मैं कहती थी ना कि मैं चांद जैसी गोरी बहू ले आऊंगी। देखो मेरी बहू दिशा कितनी सुंदर है। मान गए आपको सुमित्रा बहन, जैसी आपकी पसंद वैसी सुंदर आपकी बहू। सच में आपकी बहू तो चांद का टुकड़ा है, टुकड़ा। ऐसी सुंदर बहू तो पूरे गांव में किसी की नहीं होगी। बड़ी भाग्यशाली हो आप सुमित्रा बहन, जो आपको इतनी सुंदर बहू मिली। थोड़े समय बाद सारी महिला वहां से चली जाती है। तभी अजय दिशा को अपने कमरे में लेकर आता है। बाप रे, इस दुल्हन की ड्रेस में तो मेरा दम घुटने लगा है। तभी दिशा बाथरूम में जाती है और थोड़े समय बाद बाहर आती है तो दिशा का अवतार और उसका पहनावा देखकर अजय के होश उड़ जाते हैं। दिशा ने शॉर्ट मॉडल कपड़े पहन रखे थे जिसमें दिशा का पूरा शरीर दिख रहा था। अच्छा, ये क्या पहन लिया तुमने? कपड़े पहने हैं और क्या। वो तो मुझे भी पता है, पर ये कैसे कपड़े पहने तुमने, इतने छोटे? मैं तो हमेशा ऐसे ही कपड़े पहनती हूँ अजय। क्या? अरे तुम तुरंत जाकर ये कपड़े चेंज करके आओ। ऐसे छोटे कपड़े कोई पहनता है क्या? पूरा शरीर दिख रहा है इसमें तुम्हारा। अरे मेरे भोले पति राजा, मैं एक मॉडल लड़की हूँ और मॉडल लड़कियाँ हमेशा ऐसे ही कपड़े पहनती हैं। ये बात तुम गांव के लोग नहीं समझोगे। दिशा बेड पर लेट जाती है। क्या मॉडल? अरे बाप रे, कहीं दिशा ऐसे कपड़े पहनकर बाहर सबके सामने गई तो? नहीं नहीं नहीं। अजय भी वहीं बेड पर लेट जाता है। अगले दिन सवेरे अजय की आंख खुलती है तो कमरे में दिशा नहीं थी। अरे बाप रे, ये दिशा कहाँ चली गई? अजय कमरे से बाहर आता है तो बाहर सुमित्रा और सब थे, पर वहाँ दिशा नहीं थी। माँ, दिशा कहाँ गई? बहू तो कमरे में ही है ना। नहीं माँ, वो कमरे में नहीं है। अच्छा, तो रसोई में होगी। नहीं भाभी, रसोई में भी नहीं है। तो फिर सवेरे सवेरे बहू कहाँ चली गई? तभी बाहर से लोगों के शोर की आवाज आती है। ये शोर कैसा? सब बाहर आते हैं तो बाहर का नजारा देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। ये क्या? बाहर आंगन में दिशा शॉर्ट कपड़े पहनकर एक्सरसाइज कर रही थी। क्या जवानी है मैडम जी आपकी, एकदम कयामत ढा रही हो। अरे क्या चीज है यार ये। सब लड़के दिशा पर ऐसे ही कमेंट्स पास कर रहे थे। तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है क्या? चलो भागो यहाँ से। अजय सबको वहाँ से भगा देता है। तभी आस पड़ोस वाली महिलाएं वहाँ आती है। आय हाय सुमित्रा बहन, आपकी बहू तो कितनी बेशर्म है।
इसमें शर्म क्या लिहाज नाम की कोई चीज नहीं है। देखो तो सही, कैसी आधी आधी चड्डी पहनकर पूरे मोहल्ले के सामने तमाशा कर रही है ये। सब सुमित्रा की बहू का ये बेशर्मों वाला अवतार देखकर तरह तरह की बातें करने लगते हैं। बहू, ये क्या तमाशा लगा रखा है तूने? तुरंत घर में जाकर सलवार सूट पहन कर आ। बहू, तुझ में शर्म हया नाम की चीज है कि नहीं? अरे अरे, ये क्या ड्रामा लगा रखा है सबने? यार, क्या अजीब पागल लोग हो आप सब। सबको मेरे कपड़ों से ही क्यों परेशानी है? देखिए, मैं हमेशा ऐसे ही कपड़े पहनती हूँ और जीवन भर ऐसे ही कपड़े पहनूंगी। दिशा घर के अंदर चली जाती है। उसे देखकर गांव वाले सब तरह तरह की बातें करने लगते हैं। पूरे गांव में बहू ने हमें बदनाम कर दिया। सब घर के अंदर आते हैं। दिशा अपने कमरे में थी। अजय, बहू को लेकर आ। अजय कमरे में आता है। दिशा, तुम समझने की कोशिश करो, ये शहर नहीं गांव है। यहाँ की बहू बेटियां ऐसे मॉडल शॉर्ट कपड़े नहीं पहनती। तभी वहाँ सुमित्रा और सब आते हैं। यहाँ तेरी मनमानी नहीं चलेगी बहू। यहाँ तुझे वैसे ही रहना होगा जैसा जैसा कि हम चाहते हैं। अगर मुझ पर जाति दिखाई ना आप सबने, तो मैं हमेशा के लिए अपने मायके चली जाऊंगी। ये सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। सुमित्रा, चलो बाहर। सब बाहर आते हैं। सुमित्रा, बहू को जैसे रहना है उसे वैसे रहने दो। अगर वो मायके चली गई ना तो लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे हमारे बारे में कि शादी को 2 दिन भी नहीं हुए और बहू मायके चली गई। अब दिशा की धमकी सुनकर सुमित्रा भी अपना मुंह बंद कर लेती है। दिशा को बचपन से ही मॉडल की तरह रहने की आदत थी। अब इसी तरह दिन प्रतिदिन बीतने लगे। दिशा रोज मॉडल वाले कपड़े पहनकर बाहर जाने लगी और घर में भी सारा दिन मॉडल कपड़े पहनकर घूमने लगी। अब गांव के लड़के दिशा के पीछे पड़ चुके थे, जिसकी वजह से अजय और गांव के लड़कों में रोज रोज लड़ाई झगड़े होने लगे। एक शाम दिशा बाहर से घर में आती है और अपने कमरे में जाने लगती है। सुमित्रा और सब हॉल में बैठे थे। देखो तो सही, इस बुरीगत को कैसे आधी चड्डी पहनकर ये घर में घूम रही है। इसकी वजह से पूरा गांव हम पर थू थू कर रहा है। तभी बाहर से अजय की आवाज आती है। अजय बाहर एक लड़के से लड़ाई कर रहा था। आज के बाद मेरे घर के पास दिखाना तो तेरी टांगे तोड़ दूंगा मैं। सब बाहर आते हैं। इतना ही है तो अपनी पत्नी को संभालना, वो तो पूरे गांव में आधे कपड़े पहनकर घूम रही है। तेरी तो मैं। अजय, नहीं, रुक जा बेटा। मनोज सुमित्रा अजय को पकड़ते हैं और उसे घर में लेकर आते हैं। बहू ने तो नाक में दम करके रख दिया है हमारे। ये सारी गलती आपकी है माँ। आप ही दिशा को इस घर में लेकर आई हो। देखो, अब आपकी इस गोरी बहू ने आते ही बरसों की बनाई हमारी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। घर से बाहर निकलने में भी मुझे शर्म आ रही है। पूरा गांव मेरा दुश्मन बन गया है। सब दिशा की बेशर्मी वाली हरकत से बहुत परेशान हो चुके थे। 2 दिन बाद सवेरे, अजय जी, माँ जी, ससुर जी, आज शाम को शहर से मेरी कुछ सहेलियां आ रही हैं यहाँ, तो आप सब उनके सामने जरा खुद को स्टैंडर्ड दिखाना। इतना कहकर दिशा अपने कमरे में चली जाती है। शाम का समय, तभी शहर में रहने वाली दिशा की मॉडल सहेलियां दिशा के ससुराल आती हैं। जैसी बहू है वैसी उसकी ये सहेलियां। दिशा, तेरे हस्बैंड कहाँ हैं? वो कमरे में है, आते ही होंगे। तभी अजय कमरे से बाहर आता है तो अजय का अवतार देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। अजय ने फटे पुराने मैले गंदे कपड़े पहन रखे थे। उसके सर के बल बिखरे हुए थे और चेहरा धूल मिट्टी से भरा हुआ काला था। अजय का ये अवतार भिखारी की तरह लग रहा था। अजय, ये क्या हुलिया बना लिया है तूने अपना? अजय जी, ये भिखारी कौन है? मैं दिशा का पति हूँ। हेलो। सब अजय का ये बर्ताव देखकर दंग रह जाते हैं। दिशा, ये पागल भिखारी तेरा पति है? तूने एक भिखारी से शादी कर ली दिशा? भिखारी होगी तू, तेरा बाप, तेरा खानदान। दिशा, तुम्हारे इस पति ने मुझे भिखारी कहा। अजय जी, ये क्या तरीका है? चुप कर बिगड़ी हुई छिपकली। अपनी चुड़ैल महिलाओं के साथ ऐसे छोटे कपड़े पहनकर खुद को मॉडल समझती है और तुम सब क्या यहाँ आधे अधूरे कपड़े पहनकर बैठी हो? चुड़ैलों की खा लो। चलो निकलो मेरे घर से। ये सुनकर दिशा और उसकी सहेलियां दंग रह जाती है। दिशा, तूने क्या यहाँ हमें अपनी बेइज्जती करवाने के लिए बुलाया था? चलो फ्रेंड्स यहाँ से। दिशा की सहेलियां वहाँ से चली जाती है।
निशा, मेरी बात तो। निशा, ए चलो ए। आपकी हिम्मत कैसे हुई अजय जी मेरी सहेलियों के साथ ऐसे बदतमीजी करने की? आपने मेरी सारी सहेलियों की नजरों में मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी है। दिशा अजय को खूब खरी खोटी सुनाने लगती है। बहू, तेरे पति ने तेरी चंद सहेलियों के सामने तेरा इतना सा अपमान किया तो तुझे बुरा लग रहा है कि तू अजय को जमाने भर की बात सुना रही है। पर सोच जब तूने अपनी बेशर्मी वाली हरकत से पूरे गांव में हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी, उसका क्या? जब तुझे एहसास नहीं हुआ कि तेरे कारण हमारा कितना अपमान हो रहा है, हम कितने बेइज्जत हो रहे हैं। भाभी, इज्जत केवल आपकी नहीं हमारी भी है, जिसे आपने अपनी बेशर्मी वाली हरकत से मिट्टी में मिला दिया है। सब दिशा को बात सुनाने लगते हैं। मुझे माफ कर दो दिशा, मैं तुम्हारी सहेलियों के साथ कभी भी ऐसी बदतमीजी नहीं करता था, पर मुझे तुम्हें एहसास दिलाना था कि जब बात इज्जत पर आती है तो कैसा लगता है। सबकी बातें सुनकर दिशा को अपनी गलती का एहसास होने लगता है। मुझे माफ कर दीजिए, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मेरे कारण आप सबको बहुत परेशानी हुई। अपनी मौज में मैं ये भूल गई थी कि मैं किसी के घर की बहू हूँ, किसी की इज्जत हूँ। मुझे माफ कर दीजिए अजय जी, मैं आज के बाद कभी ऐसे छोटे कपड़े नहीं पहनूंगी। तो फाइनली दिशा को अपनी गलती का एहसास हो गया और उसके बाद से उसने छोटे कपड़े पहनना हमेशा के लिए बंद कर दिया और अपनी मॉडल लाइफ छोड़कर वो अपने ससुराल में साड़ी सूट पहनकर एक संस्कारी बहू की तरह खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगी। सुनैना और विक्रम एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और जल्दी ही शादी करना चाहते थे। एक दिन सुनैना, तुम उस लड़के से प्यार करती हो ये ठीक है, पर वो विक्रम ज्यादा नहीं कमाता, ये जानती हो ना? इतनी कम सैलरी में वो तुम्हारे खर्चे कैसे उठा पाएगा? जानती हूँ पापा, अभी वो कम कमाता है, पर वो शादी के बाद अच्छी नौकरी करने लगेगा और बहुत तरक्की करेगा, आप देखना। ठीक है, अगर तुमने सब कुछ जानने के बाद भी विक्रम से ही शादी करनी है तो मैं और क्या कहूँ। मैं तुम दोनों की शादी करवा देता हूँ, पर याद रहे शादी के बाद तुम्हारे इस डिसीजन की पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। सुनैना के पिता प्रदीप सुनैना और विक्रम की शादी करवाते हैं। सुनैना विक्रम के घर आती है। विक्रम का घर बड़ा साधारण सा था, न ज्यादा कोई फर्नीचर, न कीमती पर्दे। किचन का सामान भी बिल्कुल सिंपल था। ये सब देखकर सुनैना थोड़ी नाराज होती है। कुछ दिन बीत जाते हैं। विक्रम, मैं क्या कहती हूँ कि हमारा घर कितना सिंपल है, हमें इसे थोड़ा अच्छे से सजाना चाहिए। चलो हम नए पर्दे, नया वॉलपेपर, किचन में नई क्रॉकरी ले आते हैं। अरे इन सब की क्या जरूरत है, हमारा घर अच्छा तो है। बाहर जाकर देखो, लोगों के पास तो ऐसा घर भी नहीं होता। क्यों बेकार में खर्चा करवा रही हो? मैं तो बस घर अच्छा दिखने के लिए ये करना चाहती हूँ। हाँ, पर अभी हमारे घर का बजट ये अलाउ नहीं करता। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। सुनैना विक्रम से कभी भी कुछ भी खरीदने को कहती थी, हर बार वो मेरे पास पैसे नहीं हैं ऐसा कहकर बात को टाल देता था। 5 साल बीत जाते हैं, लेकिन विक्रम की स्थिति में कोई फर्क नहीं पड़ता। सुनैना की बेटी 3 साल की हो गई थी और अब उसे स्कूल में भी दाखिल करने का समय आ गया था। विक्रम, हमारी सिया बड़ी हो रही है, उसके स्कूल के एडमिशन करवाने जाना पड़ेगा। ये देखो, मैंने कुछ स्कूल शॉर्ट लिस्ट किए हैं। अरे ये सब तो कितने बड़े बड़े स्कूल के नाम है। तो हम अपनी बेटी को क्या किसी भी आलतू फालतू स्कूल में भेजेंगे पढ़ने के लिए? ऐसी बात नहीं है सुनैना, लेकिन अभी मेरे पास उतने ज्यादा पैसे नहीं हैं। हम यहीं आसपास किसी अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाते। बड़े स्कूलों की फीस भी ज्यादा होती है और फिर उनकी स्कूल बस और बाकी भी खर्चे होते हैं। उससे अच्छा तो पास का स्कूल हो तो हम खुद ही बच्चे को स्कूल छोड़ सकते हैं। पैसे होते कब है तुम्हारे पास? हर बार यही तो कहते हो तुम। शादी के समय तो तुमने कहा था कि मैं अच्छी जॉब ढूंढूंगा, पर तुम तो अभी तक उसी जॉब से ही चिपके हुए हो। अरे ज्यादा सैलरी के जॉब के लिए दूर जाना पड़ेगा और मैं रोज वो ट्रेन के धक्के खाकर ट्रैवल नहीं कर सकता। सुनैना विक्रम की बात सुनकर नाराज हो जाती है। शादी के समय वो बहुत से सपने लेकर आई थी, लेकिन विक्रम के घर में उसके सपने टूट ही रहे थे। उसे छोटी छोटी चीजों के लिए भी बहुत सोचना पड़ता था। एक दिन उसके घर की वॉशिंग मशीन खराब हो जाती है। विक्रम,
वॉशिंग मशीन चल नहीं रही है, मैकेनिक को बुलाकर दिखाओ ना। अरे मैकेनिक को बुलाने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही देखता हूँ क्या हुआ है। अरे मगर तुमसे नहीं हुआ तो उसे बुलाना ही पड़ेगा ना। हाँ लेकिन पहले देखने तो दो। विक्रम वॉशिंग मशीन खोल कर देखता है लेकिन वो रिपेयर नहीं होता। फिर देखा, मैंने तो पहले ही कहा था, अब बुलाओ मैकेनिक को। अरे वो मैकेनिक 1000-2000 रुपए लेगा और अभी हमारे पास इतने पैसे कहाँ है, बाकी भी तो खर्चे हैं। तो मैं कपड़े कैसे धोऊंगी? तभी सुनैना की सास, अरे बाहू तो हाथ से धो ले कपड़े कुछ दिन, हर बार किसी न किसी बात को लेकर पैसे मांगती रहती हो, बस थोड़ा एडजस्ट करना सीख लो। हाँ सासू माँ, इतने सालों से वही तो कर रही हूँ, हर बार एडजस्ट ही करती हूँ। नए कपड़े खरीदने हो तो नहीं, अभी पैसे नहीं है, फटे पहनो। कपड़ों को सिल कर पहनती हूँ, घर का कोई सामान खराब हो गया है तो उसमें भी एडजस्ट करना पड़ता है। कभी होटल में खाना खाने का ख्याल आया तो उसके बारे में 100 बार सोचना पड़ता है। सालों से वही पर्दे वही चद्दर इस्तेमाल कर रहे हो और आप कहती हो कि एडजस्ट करना सीखो। उससे अच्छा तो आप अपने बेटे को कहिए कि अपनी आमदनी बढ़ाए। सुनैना की बात सुनकर विक्रम और जानकी दोनों को गुस्सा आ जाता है। एक दिन सुनैना की बहन शर्वरी उससे मिलने आती है। अरे शरू, आओ आओ, कितने दिनों के बाद आई हो तुम। तुम्हारे बर्थडे के दिन भी तुम शहर के बाहर थी। हाँ दीदी, आपको तो पता है ना अनूप कैसे है, हमेशा कहीं बाहर जाने को ही तैयार रहते हैं। हाँ हाँ, ये तो अच्छी बात है। दीदी ये देखो, अनूप ने मुझे ये नेकलेस गिफ्ट किया है बर्थडे पर। अरे वाह, बहुत सुंदर है ना? और बाकी भी इतनी सारी ड्रेसेस दिलवाई हैं कि क्या ही कहूँ। अब हम अगले महीने भी 4 दिनों के लिए घूमने जाने वाले हैं, आप भी चलिए ना हमारे साथ। अरे नहीं नहीं, नहीं आ सकती, इन्हें छुट्टी नहीं मिलेगी ना। अच्छा तो फिर सिया को ही भेज दीजिए, उसका घूमना हो जाएगा, वैसे भी वो कहीं घूमने नहीं गई है। ठीक है, तुम उसे ले जाओ। कुछ दिनों के बाद विक्रम के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं होते और उसके खर्चे इतने बड़े होते हैं कि उसे सब मैनेज करना बहुत मुश्किल हो रहा था। उसके बिल्डिंग का मेंटेनेंस इतना बढ़ गया था कि अब उसे वो एक साथ देना मुश्किल होने वाला था। बिल्डिंग के चेयरमैन बार बार आकर उससे पैसे मांगते थे। एक दिन, सुनिए, ये चेन लीजिए, ये मेरी सोने की चेन बेच दीजिए और जो उससे पैसे आएंगे उससे सारे खर्च निपटा दीजिए। ये तुम क्या कह रही हो सुनैना? तुम्हारे पास सोने की सिर्फ ये चैन और मंगलसूत्र है, अब इसे भी बेच देना ठीक नहीं होगा। इतने सालों में तुम मेरे लिए सोने के गहने नहीं बनवा पाए, अब तो सोने का भाव आसमान छू रहा है। मुझे नहीं लगता कि मुझे कभी गहने पहनने का सुख मिलेगा, तो इस एक चेन को रखकर क्या करूं? जाओ बेच कर आओ इसे, बिल्डिंग का मेंटेनेंस तो भर सकते हो ना। सुनैना को अपनी चेन बेचते हुए बहुत दुख हो रहा था, पर वो क्या करती? विक्रम अपनी कमाई बढ़ाने को तैयार ही नहीं था। सुनैना अपनी हमेशा की पैसों की तंगी को लेकर बहुत निराश हो गई थी। उसने अपने मायके वालों की मर्जी से ना करके अपनी मर्जी से विक्रम से शादी की थी, इसलिए वो उन्हें कुछ भी नहीं कह सकती थी। ऐसी ही तंगी में उनके दिन बीत रहे थे। पता नहीं कब तक ऐसे गरीबी में जीना पड़ेगा। सोचा था कि विक्रम अच्छी नौकरी करेगा, मुझे लालच नहीं है, लेकिन जरूरत की चीजें खरीदते समय भी इतना सोचना पड़ेगा, मुझे ये नहीं पता था। हे भगवान, हमारी स्थिति कभी सुधरेगी या इस जन्म में भी मुझे ऐसे ही दिन काटने पड़ेंगे। सुनैना ऐसे ही अपने नसीब को कोसती रहती है। सुनैना के घर में एक वकील आते हैं। वकील साहब, मैंने आपको पहचाना नहीं, और मेरे पास किसी वकील का क्या काम हो सकता है? मैं तुम्हारे गांव से आया हूं विक्रम। गांव से? लेकिन कितने सालों से गांव ही नहीं गया हूं मैं, फिर ऐसा क्यों हुआ कि अचानक एक वकील को मेरे पास आना पड़ा? तुम गांव नहीं गए, यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी गलती हुई है। अरे तुम्हारे नसीब अच्छे हैं कि मुझे कहीं से तुम्हारा पता मिल गया। मैं कुछ समझा नहीं वकील साहब। विक्रम, गांव में तुम्हारे दादाजी की जमीन है और वो जमीन समंदर के बिल्कुल पास है, और बाकी भी कुछ जमीन के छोटे छोटे टुकड़े हैं, लेकिन ये समंदर के पास वाली ही जमीन है। वो एक टुकड़ा बहुत बड़ा है। कुछ दिनों पहले गांव में एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन आया था, जिसे उस गांव में टूरिज्म शुरू करना है। वो समंदर के पास एक बहुत बड़ा 5 स्टार होटल बनाना चाहता है। वो बिजनेसमैन होटल बनाकर लाखों कमाएगा। क्या गांव में 5 स्टार होटल? हाँ, वो तो कुछ जरूरी कागजात निकालने के लिए सरकारी दफ्तर में गया था, तब हमें पता चला कि वो जमीन तुम्हारे दादाजी की है।
वहाँ के जो ऑफिसर हैं वो बहुत अच्छे और ईमानदार इंसान हैं। उन्होंने उस बिजनेसमैन से कहा कि ये जमीन जिसकी है उसके साथ आपको बाकायदा डील करनी होगी। डील करनी होगी मतलब? वकील साहब हमें जरा खुलकर समझाइए। डील करनी होगी मतलब जब इन पेपर्स पर विक्रम के दस्तखत हो जाएंगे तब ये पूरी जमीन विक्रम के नाम हो जाएगी। विक्रम के दादाजी का एक ही बेटा था, विक्रम के पिताजी, और उनका भी विक्रम इकलौता बेटा है, इसलिए इस जमीन पर सिर्फ विक्रम का हक है। माँ, तुम्हें इस जमीन के बारे में कुछ पता है? बेटा, तुम्हारे दादाजी गांव में ही रहते थे और एक बार उन्होंने कहा तो था कि कहीं हमारी जमीन है, पर तुम्हारे पिताजी ने गांव छोड़कर यहाँ शहर में आने का फैसला किया। तुम्हारे दादाजी को हमारा यहाँ आना नागवार था, इसलिए उन्होंने हमसे कोई संपर्क ही नहीं रखा। इसीलिए आपको इस जमीन के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था। विक्रम, बधाई हो, इस पेपर पर दस्तखत करते ही तुम 100 करोड़ की जमीन के मालिक बन जाओगे। क्या 100 करोड़? हाँ, तुम जल्दी ही अरबपति बनने वाले हो। तुम्हारी जमीन जिस जगह पर, उस जगह पर जमीन का रेट बहुत ज्यादा है और वो बिजनेसमैन किसी भी हालत में वो जमीन खरीदना चाहता है, इसलिए वो तुम्हें कई गुना ज्यादा रेट से उस जमीन की कीमत देगा। मुझे तो ये एक सपना लग रहा है। हम ऐसे अचानक से अरबपति बन जाएंगे, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। ये सपना नहीं, हकीकत है। तुम्हारा ससुराल गरीब नहीं, अरबपति है। अब आप सबके सारे सपने पूरे करने का समय आ गया है। देखा बहू, तुम हमेशा कहती थी ना कि तुम्हें एडजस्ट करना पड़ता है। अब हमें इतने पैसे मिलने वाले हैं कि तुम्हें क्या, हमारी 7 पीढ़ियों को भी एडजस्ट नहीं करना पड़ेगा। विक्रम जमीन के कागजात पर दस्तखत कर देता है। गांव जाकर विक्रम उस बिजनेसमैन से मिलकर अपनी जमीन का सौदा कर लेता है। विक्रम को 100 करोड़ रुपए मिल जाते हैं। विक्रम और सुनैना वो पैसे पाकर सच में अरबपति बन जाते हैं। बड़ा बंगला, महंगी गाड़ियाँ, गहने, सब कुछ जो सुनैना चाहती थी उसे सब मिल जाता है।